Hello class, today we will do chapter 14, History of Medicine. It is on page number 79 of your social studies book. So in this chapter we are going to learn about the history of medicine, यानी कि दवाइयों की शुरुआत कैसे हुई, दवाइयों का इतिहास क्या है. And then we will study about the rise of modern medicine. So let's study the chapter. First of all, we will start with an interesting activity. So observe the picture given below and answer the questions that follow. What is shown in the picture? तो देखिए आपको ये एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर दी हुई है. आप बताइए कि ये पिक्चर में क्या है. And what do we find in this box? और अगर इस बॉक्स को खोला जाए तो इस बॉक्स में क्या देखने को मिलेगा. तो हम इस बॉक्स में जो देखने को मिलेगा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आप लोग जब इस फर्स्ट एड बॉक्स को बनाएंगे. ऑफ कोर्स ये फर्स्ट एड बॉक्स है. जब आप ये फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे तो आपके बॉक्स में क्या निकलेगा उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हम इस बॉक्स को खोलेंगे तो क्या निकलेगा. ओके तो आपका सबसे पहला होमवर्क हो गया इस चैप्टर के शुरू होते ही, वो है आपका फर्स्ट एड बनाना और उसमें बेसिक मेडिसिन्स और बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं फर्स्ट एड के लिए वो सारी चीज़ों को रखना. ये आपका खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहेंगे. उसके बाद आपके फर्स्ट एड बॉक्स को हम देखेंगे और जो भी कमी होगी या जो भी चीज़ रह गई होगी वो हम आपको बताएंगे. ओके So let's start with the chapter. In today's time, we have medicines for treating almost every disease. तो देखो आज के समय में हर एक बीमारी का इलाज है, हर बीमारी के लिए दवाइयाँ हैं, चाहे वो बड़ी बीमारी हो चाहे वो छोटी बीमारी हो. But have you ever wondered how did people treat themselves during ancient times? पर हमेशा से इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, हमेशा से इतना सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था. तो उस समय पर लोग किस तरीके से अपना इलाज किया करते थे. Let us find out the journey of medicine over the years and the contributions of various scientists in developing medicines as we know today. तो चलिए इस चैप्टर में हम जानते हैं कि किस तरीके से दवाइयाँ बदली, किस तरीके से दवाइयों में प्रोग्रेस हुई, किस तरीके से साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने हमारे लिए हर बीमारी का इलाज खोज निकाला. तो चलिए ज़रा सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. The history of medicine reflects how people have used various methods to treat diseases. तो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है दवाइयों का, वो सबसे पहले तो ये बताता है कि किस तरीके से पहले के लोग अपना इलाज किया करते थे. In ancient times, people used natural things such as plants and clay for medical purposes. तो सबसे पहले जो लोग थे वो अपने इलाज के लिए पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाया करते थे, पेड़ पौधों से अपना इलाज किया करते थे, क्ले से अपना इलाज किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया आयुर्वेद, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, हर्ब्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वॉज यूज टू क्योर पीपल. जैसे अगर हम इंडिया में देखें, ठीक है, भारत में आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता था. तो आयुर्वेद में एक तो प्रॉपर खाना का ध्यान रखा जाता है कि आप डाइट कैसी ले रहे हैं, आप खाना कैसा खा रहे हैं, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. दूसरा हर्ब्स, यानी कि जितने भी औषधि होती हैं, जितने भी हर्ब्स होते हैं उनको यूज़ करते थे अपनी दवाइयों में, अपने खाने में. ओके इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने की, जैसे हम योगा करते हैं. योगा भी हर योगा अलग अलग तरीके से होती है. इसके साथ साथ हर योगा में ब्रीदिंग पैटर्न भी अलग होता है, यानी कि हर योगा में एक प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न होता है कि किस पोजीशन पे आपको सांस लेनी है. People also performed surgeries on various body parts. Over the years, the contribution of various scientists led to the development of modern medicine and surgical treatments. पर जैसे जैसे चेंजेस आने लगे, समय बीता, तो साइंटिस्ट ने भी इसमें खोज की, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जिससे आज वो वर्ल्ड तैयार हुआ है दवाइयों का जिसमें हम जी रहे हैं और जिसमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है. नाउ राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. तो कैसे राइज हुआ, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन किस तरीके से आई. The onset of the 19th and 20th century witnessed the development of effective methods to diagnose diseases and the invention of modern medicine. तो देखिए दवाइयाँ देने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है,
यानी कि बीमारी जब जो आपकी टेस्ट लिखे जाते हैं, जो डॉक्टर आपको जब आप जाते हैं बताते हैं कि देखिए हमें फीवर आ गया है या हमें कफ कोल्ड है, तो जब ज़्यादा समय तक आपको कफ कोल्ड बना रहता है, फीवर बना रहता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आप पर्टिकुलर किस वजह से बीमार हैं, तो डॉक्टर आपको एक लिस्ट बना कर देते हैं टेस्ट्स की, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर पाए डॉक्टर कि क्यों बीमार हैं आप, यानी आपकी डिजीज़ को डायग्नोज कर पाए, आपकी बीमारी को ढूंढ पाए. ओके, let us find out about some of the inventions that led to the rise of modern medicine. So clinical thermometer, तो थर्मोमीटर के बारे में हम साइंस में भी अच्छा खासा डिटेल में पढ़ चुके थे. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये वो थर्मोमीटर है जिसमें आप जब आपको फीवर आ जाता है तो आप अपना टेम्परेचर लेते हैं. डैनियल फ़ारेनहाइट, इसको अंडरलाइन करिएगा. ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मोमीटर इन 1714. तो डैनियल फ़ारेनहाइट ने क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया 1714 में. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. It is a slim glass rod which is filled with mercury and marked with degrees -94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. तो आजकल जो थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो तो डिजिटल थर्मोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है जिसमें लिखा हुआ आ जाता है. पर पहले ऐसे थर्मोमीटर नहीं होते थे. पहले होते थे, ग्लास की ट्यूब होती थी, देखिए इस टाइप से, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आपकी ग्लास की ट्यूब होती थी. इसके अंदर ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, ये मरकरी फिल रहता था, इसके अंदर मरकरी भरा रहता था. और आप -94 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ये देखिए -94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर मेज़र कर सकते थे. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन करिएगा कि अगर आप बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फीवर नहीं है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए. एनी टेम्परेचर लोअर और हाइयर देन दिस शोज दैट अ पर्सन इज़ नॉट वेल. अगर इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है या इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम मानेंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है. A clinical thermometer also has a Celsius scale. We can check a person's body temperature by placing the thermometer in their mouth and under the armpit. तो या तो आप उसको armpit में रखें, ठीक है, armpit में रखें, या फिर आप उसको मुंह में रखें और इस तरीके से आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं अपनी बॉडी का. In today's times, we also get digital thermometers in the market. नाउ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप वो जो ऐसे डॉक्टर कान में लगाते हैं और आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं. A stethoscope was invented by Dr. Rein Laennec in 1816. It is used by doctors to listen the sounds of the internal body organs such as heart. तो ये डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे अंदर के, हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की साउंड को डायग्नोज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, जैसे कि हमारा हार्ट, so as to identify the problem in the patient's body. Now, medical imaging. Medical imaging refers to various technologies that enable us to take images of our internal body organs and identify the problem in the functioning of our body. तो मेडिकल इमेजिंग में होता है जहाँ पर हम अपनी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को चेक करवाते हैं कि अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ठीक हैं या नहीं है. जैसे कि एक होता है एक्सरे, जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो सबसे पहले आपका एक्सरे होता है. An X-ray is used to take images of bones and internal body organs. उसके बाद अल्ट्रासाउंड. An ultrasound machine takes images of our internal organs by using sound waves. तो अल्ट्रासाउंड में होता है, साउंड वेव्स हमारी बॉडी के अंदर भेजे जाते हैं और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स को. ओके, जब कभी आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया हो, आई होप किसी को ज़रूरत तो ना पड़ी हो अल्ट्रासाउंड कराने की, पर फिर भी अगर किसी की तबीयत ख़राब हुई हो और उसने अल्ट्रासाउंड कराया हो, या फिर उसकी घर में किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया हो, तो उस अल्ट्रासाउंड की आप रिपोर्ट देखिएगा. उसमें प्रॉपर बता देते हैं कि आपके जिस ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड हुआ है उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसमें फ्लूइड कितना है ना. तो अल्ट्रासाउंड. देन ECG, इसको अंडरलाइन करिएगा कि ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इट चेक्स वेदर द पेशेंट्स हार्ट इज़ वर्किंग नॉर्मली और नॉट. तो ECG होता है
किसी भी पेशेंट के हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए, दिल की कंडीशन को जानने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं. सो ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नाउ CT स्कैन, ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैम नहीं स्कैन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन is a specially kind of X-ray machine that is used to take images of internal body organs from different angles. तो CT स्कैन से होता है कि अलग अलग एंगल से बॉडी के ऑर्गन्स को डायग्नोस किया जाता है. उसके बाद है लेज़र. लेज़र refers to light amplification by stimulated emission of radiation. It is used to treat various medical conditions with the help of a narrow beam of high intensity of light. तो इसको इमेजिन करने के लिए आपको वो लेज़र लाइट इमेजिन करनी पड़ेगी, वो अपने दिमाग में लानी पड़ेगी, जो आप अक्सर करके ख़रीद लेते हैं शॉप से. तो उसकी क्या होती है लेज़र की? बड़ी पतली सी लाइन, ऐसे पतली सी रे जाती है ना, बिल्कुल पतली सी लाइन जाती है लाइट की. सो लेज़र, पर वो लेज़र हमारे खेलने की होती है, वो इतनी पावरफुल नहीं होती है. पर जो हम ट्रीटमेंट्स के लिए लेज़र यूज़ करते हैं वो बहुत पावरफुल होती है, और ये यूज़ आती है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स, कैंसर्स और स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए. एंटीबायोटिक्स. An antibiotic refers to a medicine that prevents and destroys the growth of small organisms that cause diseases in our bodies. तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जब डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है तो उसके साथ एंटीबायोटिक ज़रूर देता है. तो एंटीबायोटिक का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी वायरसेस हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देना. जब वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर आप और ज़्यादा बीमार होने से बच जाएंगे. The first antibiotic in the world called penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1928. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पूरे विश्व की पहली जो एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन, और उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. Today, many antibiotics have been discovered that cure various diseases. पर आज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं हमारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए. नो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण. आप सबके टीके लगे होंगे जब आप पैदा हुए होंगे, उसके बाद कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको काफ़ी सारे इंजेक्शन्स, काफ़ी सारे वैक्सीन लगे. सो टीकाकरण, वैक्सीनेशन. It refers to the procedure of treating people with a substance that improves their immunity against one or several diseases. अब आप सबसे पहले इसको इमेजिन इस तरीके से कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है. इसको समझने के लिए आपको अपना थोड़ा सा बचपन में जाना पड़ेगा, जब आपको टीके लगे होंगे. आपको डिप्थीरिया का टीका लगा, आपको पोलियो का टीका लगा. अब आप बोलेंगे मैम हमें पोलियो तो हुआ ही नहीं, तो फिर हमें इंजेक्शन नहीं लगा. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि आप आगे जाकर भी बीमार ना हो तो पहले से ही आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है. यानी वो बीमारी आपको हुई नहीं है पर फिर भी उसका आपको वैक्सीन दिया जाएगा, आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे कि आगे भविष्य में आपको वो बीमारी ना हो. यानी कि आपकी बॉडी को इम्यून किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा. द फर्स्ट वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. तो सबसे पहला वैक्सीनेशन बना था स्मॉल पॉक्स के लिए. It was discovered by Edward Jenner in 1796. Since then, many vaccinations have been developed in the world to provide protection against diseases such as tuberculosis and typhoid. तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए बना, पर जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई वैसे वैसे उनके टीके भी आते चले गए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया. Now pasteurization. So let's study what is pasteurization. Pasteurization refers to the process of making products such as water and milk free from microorganisms and safe for consumption. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी को, दूध को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसके अंदर जर्म्स और वायरसेस की ग्रोथ ना हो और वो पीने और कंज्यूम करने के लायक हो. The technique of pasteurization involves heating the liquid and then letting it cool to kill the microorganisms present in it. It was developed by Louis Pasteur. तो आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ दूध आता है तो मम्मी उसको खौला कर रखती हैं, उसको बॉईल करके रखती हैं, है ना. तो वो भी एक प्रोसेस है पास्चराइजेशन का कि दूध को या मिल्क को या वाटर को अच्छे से बॉईल करके और फिर उसको ठंडा कर देना, जिससे कि उसके अंदर वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाएँ. और ये डेवलप किया था लुईस पास्चर ने.
Later, Robert Koch, a German scientist, introduced the process of steaming of surgical instruments and dressing to kill germs present on it. देखो ये तो बहुत important है कि जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सुबह से शाम तक शायद 25-30, शायद गिनती भी नहीं होती होगी, एक दिन में इतने ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो सोचिए महीने में कितने होते होंगे, साल में कितने होते होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर हर बार एक नई सीज़र लेकर आएगा या हर बार अपने नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर आएगा, पर फिर भी साफ़ सफाई तो करके रखनी है ना उनकी। तो इसके लिए जितने भी आपके इक्विपमेंट्स या जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं सर्जरी के लिए या ड्रेसिंग के लिए, उन सबको साफ़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि साफ़ तो हमारे घर में मम्मा बर्तन भी कर देती हैं साबुन से, तो ऐसे साफ़ नहीं होते हैं। इस तरीके से ऊपरी सफाई तो गंदगी हट जाएगी, पर जो उस पर जर्म्स लग गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक गए हैं, वो नहीं जाएंगे। उसके लिए उन्हें गर्म किया जाता है और स्टीमिंग के थ्रू उसको साफ़ किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। Now, antiseptic. And antiseptic is a preparation that is used for controlling infection caused by the growth of microorganisms in wounds. It was discovered by Joseph Lister. तो इसको डिस्कवर किया था जोसेफ लिस्टर ने। इसको आप अंडरलाइन करिएगा, इसमें नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो जोसेफ लिस्टर ने एक ऐसा प्रिपरेशन तैयार किया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। उसको आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको लगाना होता है। जैसे कि आपकी कभी चोट लग जाती है तो चोट के ऊपर आप कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जिससे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पहुंच गए हैं, मिट्टी से लगी या पत्थर से लगी, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुँच गए हैं आपकी चोट के अंदर, या वो मर जाएं, या फिर अगर आप बाहर जाएंगे या वो चोट एक्सपोज होगी तो उस पर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करने से बच जाएं। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके की टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको माइंड मैप करना है। एक्सरसाइजेज आपको आपकी नोटबुक में मिल जाएंगी, सॉरी नोटबुक में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। चलिए मैं एक बार डिस्कस करके बता देती हूँ। व्हेन शुड वन यूज़ एंटीसेप्टिक्स, तो किसी को एंटीसेप्टिक यूज़ कब करना चाहिए। हाउ डू वी चेक अ पर्सनस बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से किस तरीके से किसी का टेम्परेचर ले सकते हैं। हाउ डज एन अल्ट्रासाउंड वर्क, अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, किस तरीके से आप टेक्निक्स को यूज़ करके ये तीनों काम कर सकते हैं, और ये आप ढूंढ लेंगे आंसर्स खुद। ओके, सो देखिए क्वेश्चन आंसर्स भी ईजी है, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग था। वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर। In the next class, we will start with the next chapter. Till then, bye-bye.